हेलो एवरीवन। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी और इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स होंगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्क जो है सबसे सिंपल चीज़ है। आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ पे जब हम फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी जो है, जिस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया है, वो बॉडी के अंदर मोशन आता है फोर्स के डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग वर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है, व्हेन एवर अ फोर्स मेक्स अ बॉडी मूव देन वर्क इज सेड टू बी डन। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया और उस ऑब्जेक्ट में मोशन आया या वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी एक जगह से दूसरी जगह मूव हो गई, तो उसको हम कहते हैं कि कार्य हुआ है। ठीक है, यानी कि कार्य हुआ। ओके, वर्क कैन बी डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस अ मोशन। सिंपल, जब अभी हमने बोला कि किसी भी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं और उसमें मोशन आता है या मोशन उत्पन्न होता है, तो उसको हम वर्क बोलते हैं। बेसिकली वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स। यहाँ पे दो फैक्टर काम करते हैं। कभी भी कोई भी काम होता है, दो फैक्टर काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स के जितना भी मैग्नीट्यूड है, कितना फोर्स अप्लाई किया गया वो। सेकंड थिंग, फिर डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि वो डिस्टेंस जो फोर्स के द्वारा लगाया गया है, उसके द्वारा जो डिस्टेंस तय हुआ है किसके डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में, तो वो डिस्टेंस जो है दूसरा फैक्टर हो गया वर्क के लिए। तो वर्क के लिए फिर क्या हम लोग बोल सकते हैं, देयरफॉर वर्क इज़ मेजर्ड बाय the product of force and displacement of the body along the direction of force। यानी कि जो वर्क हुआ वो प्रोडक्ट हुआ। प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, जब दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि देयरफॉर, इसलिए वर्क इज़ मेजर्ड, यानी कि वर्क नापा जाता है किसके, बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो दो मैग्नीट्यूड हैं, दो फैक्टर हैं, एक तो फोर्स का मैग्नीट्यूड और दूसरा डिस्प्लेसमेंट किसके डायरेक्शन में, फोर्स के जहाँ फोर्स अप्लाई किया गया है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में हम जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट जनरेट होता है तो उसको हम लोग, उन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क। सिंपल यहाँ पे आपको फार्मूला भी मेंशन है कि वर्क इज़ फोर्स इनटू डिस्टेंस एस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये कह सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब ये क्या है कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज़ जूल। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मैं ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में मैंने मेंशन किया है, एक्सप्लेन किया है कि जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और इसकी यूनिट जो है, एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो क्या होती है, जूल। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब क्या कहते हैं वर्क के, और क्या क्या एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं उसके संग, और क्या क्या चीज़ें जो है फैक्टर जो है उसमें अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे आप छोटा सा एक पिक्चर देख रहे होंगे आप लोग, तो इस पिक्चर में मेंशन है कि फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देखिए फोर्स अप्लाई हो रहा है और डिस्टेंस तय की जा रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हुआ उस डायरेक्शन में तो डिस्टेंस नहीं जा रहा, क्योंकि फोर्स तो इस डायरेक्शन में है। तो हमने बोला था क्या कि फोर्स जिस बॉडी पे लगाया जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव हो रही है या ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है या मोशन हो रहा है तो हम लोग उसको वर्क बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे हो कि फोर्स जो है नीचे साइड अप्लाई हो रहा है। आप यहाँ पे अगर देखोगे कि ये देखिए, ये इसको हम लोग बोले फोर्स। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि सपोज हमने यहाँ पे अप्लाई किया फोर्स, ठीक, और डिस्टेंस जो है वो तय हो रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स के डायरेक्शन में तो क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, और उस बीच के एंगल को लेते हुए हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं। तो हमारा एक्चुअल जो है वर्क का जो मैग्नीट्यूड या मेजरमेंट जो भी मिलता है वो हमारा रिजल्टेंट होता है।
तो यहाँ पे फिर यहाँ पे आप क्या बोले, यहाँ पे देखिए वर्क फोर्स यहाँ पे लग गया, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा F इंटू एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और इंटू कॉस थीटा, वेयर द थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इन दोनों के बीच का क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है, तो इस बात को देंगे। तो अब इसी चीज़ के जरिए जो है ये आपको तय किया जाता है कि अगर फोर्स वर्क तभी किसी चीज़ को बोला जाता है कि जब, जैसे कि मान लो कि कोई भी एक व्यक्ति है, मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, उसने अपने हाथ में सूटकेस उठा रखा है, ठीक है, अपने हाथ में सूटकेस उठा रखा है, लेकिन वो एक जगह खड़ा है, स्टिल इस पोजीशन में है, यानी कि वो जो है कहीं मूव नहीं कर रहा है, यानी कि क्या बोलते हैं, ये जो है एक जगह खड़ा है। तो इसके द्वारा लगाया गया जो भी वर्क है या इसके द्वारा जो भी वर्क किया जा रहा है वो नेट जो है वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि कहीं भी इसके द्वारा या इसने जो सूटकेस उठाया है उसके द्वारा जो डिस्टेंस है वो मूव नहीं हो रहा है, यानी कि उसमें गति नहीं आ रही है, और गति की वजह से वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। और अगर ऐसा होता तो वर्क डन होता, लेकिन अगर सिंपल बस आप सूटकेस पकड़ के उठा के खड़े हो और खड़े होने के बावजूद वहाँ पे कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आप कितने भी घंटे खड़े हो जाओ, 2 घंटे खड़े हो जाओ, आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बीच में कोई एंगल नहीं है। ठीक है, तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, यूनिट ऑफ वर्क। जो उसका वर्क मैंने यूनिट बताया था वो जूल, तो मैंने बताया था कि जूल होता है। ठीक है, उसके बाद से और भी जो डिफरेंट सिस्टम चलते हैं, मेजरिंग सिस्टम, उनके बीच में क्या होता है। देखिए, फोर्स के अलग अलग जो है अलग अलग सिस्टम में उनके यूनिट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कि डाइन है, फोर्स के लिए अप्लाई किया गया, और उसके बाद से डिस्टेंस के लिए सेंटीमीटर। तो अगर 1 डाइन का फोर्स लगता है और 1 सेंटीमीटर जो है डिस्टेंस कवर होता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाता है, 1 अर्ग। ठीक है, ऐसे सिंपल दूसरे यूनिट में देखें तो क्या होता है, अगर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 1 मीटर दूरी तय हो रही है, तो वहाँ पे कितना वर्क हो जाएगा, 1 जूल, जो कि हमने जूल पहले यूनिट बताई थी। फिर अगर फुट में लेके चलें कि 1 फुट और 1 पाउंडल का में ये लग रहा है, वर्क लग रहा है, तो आपका हो गया 1 फुट पाउंडल। ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है, फोर्स ग्राम ये, फिर केजी इन मीटर, तो केजी मीटर, फुट पाउंड, 1 फुट पाउंड। ठीक है, मतलब ऐसे ही आपके अलग अलग सिस्टम में चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 1 केजी मीटर में 9.8 जूल होते हैं। ठीक है, 9.8 जूल्स होते हैं। अब 1 जूल इक्वल टू कितना जाएगा कि 10 टू द पावर 7 अर्ग, यहाँ पे 10 टू द पावर 7 अर्ग। ठीक है, अर्ग। तो ये हो गया यूनिट्स ऑफ वर्क है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पावर। ठीक है, कि पावर किसको बोलते हैं। हाँ, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो पावर हम किसको बोलते हैं, तो पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है, हम कभी भी किसी भी चीज़ का रेट निकालते हैं तो उसको हम टाइम से ज़रूर डिवाइड करते हैं, और जब टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एक्चुअल रेट निकल जाता है। तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो पावर का मतलब क्या है कि वर्क कितना हुआ। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखा है कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन और डिवाइड बाय टाइम टेकन, यानी कि किया गया कार्य और डिवाइड बाय लिया गया समय। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया P इज इक्वल टू W बाई T, वेयर द P इज इक्वल टू पावर और W इज इक्वल टू वर्क डन और T इज इक्वल टू टाइम। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो फिर इसके बाद से और हम पावर में क्या देखते हैं कि ऑल्सो व्हेन वर्क इज़ डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम, यानी कि कोई भी काम होता है तो उस काम को करने में तो एनर्जी लगती है। ठीक है,
तो यहाँ एनर्जी मैं इसके पावर के बाद पढ़ाऊँगा, लेकिन ये भी एक फार्मूला होता है पावर को निकालने का, पावर को मेज़र करने का। देन फिर क्या होता है, व्हेन वर्क इज़ डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ कंज्यूम, दस पावर इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट एट विच एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड और यूटिलाइज्ड। ओके, यानी कि जितनी भी एनर्जी ली गई या कंज्यूम की गई या इस्तेमाल में लाया गया, उसको अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो भी हमारे क्या निकलता है, पावर। तो यहाँ पे भी हमने फॉर्मूला लिखा है, पावर इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइड बाय कितनी देर के लिए वो कंज्यूम हुआ है, तो उतने देर के लिए हम टाइम से डिवाइड करते तो हमारा एक्चुअल पावर निकल जाएगा। P इक्वल टू E बाई टी, वेयर द P इक्वल पावर, E इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड एंड T इक्वल टू टाइम टेकन। नेक्स्ट पावर का अब यूनिट देख लेते हैं। SI यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट। ठीक है, वॉट जो है SI यूनिट हम कह सकते हैं। तो अब इसके लिए अब वॉट जो है एक्चुअली आप समझो तो वॉट जो है इलेक्ट्रिकल पावर यूनिट है, इलेक्ट्रिकल पावर यूनिट है। और जो मैकेनिकल पावर यूनिट है उसको हम लोग किस में नापते हैं, हॉर्स पावर में, हॉर्स पावर में नापते हैं। आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ हर एक चीज़ को। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर या आप देख सकते हैं, द SI यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट। 1 watt इज़ द पावर ऑफ एन अप्लायंस विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, अगर 1 वाट का पावर किसी अप्लायंस पे लग रहा है जो कि वर्क रेट जो है उसका 1 जूल पर सेकेंड है, तो उसका जो एक्चुअल पावर होगा वो होगा 1 वाट। ठीक है, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइड बाय 1 सेकेंड, यानी कि 1 जूल जो है 1 सेकेंड में काम किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। 1 किलोवाट में, आपने किलोवाट का नाम सुना होगा, तो 1 किलोवाट में 10 टू द पावर कितना होता है, 3 वाट, 3 वाट। वैसे ही 1 मेगावाट में जिसको हम लोग बोलते हैं 10 टू द पावर 6 वाट, 6 वाट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, अब हॉर्स पावर की बात करते हैं। हॉर्स पावर इज़ अनदर यूनिट ऑफ पावर विच इज़ इक्वल टू 476 वाट। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ एरर है, इसको आप अपने नोट्स में ज़रूर आप सुधार लीजिएगा। ये जो मीट्रिक वाट है, जो मीट्रिक वाट होता है वो 746 नहीं होता है, ये होता है 735.5 वाट। ठीक है, इसको हम लोग मीट्रिक वाट बोलते हैं, और जिसको हम लोग 1 HP इक्वल टू 735.5 वाट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसी को अगर ब्रिटिश सिस्टम में देखें तो 1 HP इक्वल टू हो जाता है 746 वाट। इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम में हम लोग वाट मेजर करते हैं। और जो हम लोग क्या कहते हैं मीट्रिक सिस्टम, जो कि हम लोग अपने मेजरिंग सिस्टम में यूज करते हैं, वो होता है मीट्रिक सिस्टम, जो होता है कि 1 HP इज इक्वल टू कितना 735.5 वाट। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ज़रूर करेक्शन कर लीजिएगा, ये 746 नहीं होगा, ये 735.5 होता है। ठीक है, तो इस बात का यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका। तो अनदर फिर यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे कि द हॉर्स पावर इज अनदर यूनिट ऑफ पावर विच इज इक्वल टू 735.5 वाट मीट्रिक एंड 746 वाट इन ब्रिटिश सिस्टम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू अबाउट 0.7 किलो वाट। ठीक है, यहाँ पे होता है वही चीज़ आपको डायरेक्ट वाट में लिख दिया है। एंड 1 वाट सेकेंड होता है कि 1 वाट इंटू 1 सेकेंड, एंड 1 वाट आवर इज इक्वल टू, सीधी सी बात है, आवर को सेकंड में आप चेंज करेंगे तो कितना कर देंगे 60, कितना होता है 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड,
जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाता है 3600 सेकेंड। ठीक है, अगर 1 वाट लग रहा है 1 घंटे के लिए तो इसमें कितना जूल काम किया ना, 3600 जूल जो है वो क्या है, जूल जैकेट कहते हैं वर्क, यानी कि उतना वर्क हुआ। और ऐसे ही 1 किलोवाट आवर की बात करोगे तो आप उसको जब चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। और ये जूल कितने देर के लिए काम कर रहा है, 1 किलो वाट आवर। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये तो हुआ यूनिट्स ऑफ पावर। अब पावर कितने टाइप के होते हैं पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो पावर जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो मैंने अभी आपको बताया था HP। तो यहाँ पे 2 पावर होते हैं, एक IHP जिसको बोलते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर। उसी हॉर्स पावर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक को बोलते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर और दूसरे को बोलते हैं BHP ब्रेकिंग हॉर्स पावर। ठीक है, यानी कि HP को हम 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर और दूसरा होता है BHP यानी कि ब्रेकिंग हॉर्स पावर। इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या होता है पहले इसको हम लोग देख लें। इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या होता है, द पावर डेवलप्ड बाय द सिलेंडर ऑफ एन इंजन एज कैलकुलेटेड फ्रॉम द एवरेज प्रेशर ऑफ वर्किंग फ्लूइड। यानी कि यहाँ पे आप अगर ध्यान से पढ़े होगे देखोगे तो यहाँ पे ये समझ में आएगा, यहाँ पे डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन मतलब ऑयल इंजन की बात हो रही है, मैकेनिकल इंजन की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब डीजल इंजन क्या है, क्रैंक को शाफ्ट से चलता है, सिलेंडर होता है, सिलेंडर में पिस्टन जो है वो मूव होता है, अप डाउन मूव होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है मैकेनिकल सिस्टम द्वारा यहाँ पे ऑयल एंड एयर जो है इस सिलेंडर में, इस चैम्बर में पहुंचाया जाता है और इस पिस्टन के द्वारा इसको कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करने की वजह से प्रेशर इतना हाई हो जाता है जिसकी वजह से इसमें जो है फायर जो है इग्नाइट हो जाता है, यानी कि वो जलना, ऑयल जो है चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, मतलब वो जलना स्टार्ट होता है। जिसकी वजह से जब जलना स्टार्ट होता है तो उसकी वजह से हमको क्या मिलता है, स्मोक, और स्मोक की वजह से पिस्टन फिर ऊपर उठता है और जब फिर ऊपर उठता है फिर एयर इसमें आता है। तो ये चीज़ लगातार चलती रहती है जिसकी वजह से इंजन जो है वो चलता रहता है। तो यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट और सिलेंडर शाफ्ट की बात हो रही है कि एक सिलेंडर है, जैसे कि मान लो कि इसमें जो है यहाँ पे इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या बोल रहा है कि एक्चुअल इंडिकेटेड हॉर्स पावर ये होता है कि जब किसी सिलेंडर में, ठीक है, टोटल एनर्जी, टोटल पावर जो जनरेट होता है वो किसी सिलेंडर में, वो होता है आपका इंडिकेटेड हॉर्स पावर। एक्चुअल सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑयल के जलने से, यानी कि जो भी हम पेट्रोलियम लिक्विड हम यूज करते हैं उसके जलने से जो इस सिलेंडर में पावर जनरेट होता है, एक्चुअल पावर, वो होता है IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर। टोटल पावर यहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो क्रैंक शाफ्ट होता है वो मूव करता है, अप डाउन करता है और उस लीनियर मोशन को हम लोग रोटेशनरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द पावर डेवलप्ड इन सिलेंडर ऑफ द इंजन ऑफ एन इंजन एज कैलकुलेटेड फ्रॉम द एवरेज प्रेशर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड। जो वर्किंग फ्लूइड उसमें काम कर रहा है उसकी वजह से जो एवरेज प्रेशर है उसको हम लोग इंडिकेटेड हॉर्स पावर बोलते हैं। ठीक है, द पिस्टन एरिया, द स्ट्रोक एंड द नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट, 1 मिनट में कितने बार स्ट्रोक समझ रहे हो ना, कितनी बार वो अप डाउन या होता है। जैसे कि आपने इंजन में नाम सुना होगा 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, ठीक है, तो यहाँ पे 2 वही स्ट्रोक्स की बात हो रही है। ठीक है, तो उसके आगे जो है इंडिकेटेड हॉर्स पावर जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है, वर्किंग फ्लूइड, पिस्टन एरिया, स्ट्रोक एंड द नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट। ये वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट क्या होता है कि सीधी सी बात, 2 स्ट्रोक होगा तो 2 स्ट्रोक होगा, 4 स्ट्रोक होगा तो 4 स्ट्रोक होगा उसमें। ठीक है, यहाँ पे आपने 4 स्ट्रोक होगा तो यहाँ पे वो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे
मेन फार्मूला जो है IHP ऑफ इंजन यानी इंडिकेटेड हॉर्स पावर ऑफ इंजन इक्वल टू क्या होता है, इसको सिंपल याद करने का तरीका है प्लैंक डिवाइड बाय 4500, ये फार्मूला होता है प्लैंक में। अब प्लैंक क्या होता है, प्लैंक होता है एवरेज इफेक्टिव प्रेशर इन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर कहाँ पड़ रहा है, सिलेंडर में, और सिलेंडर के जो हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं वो क्या कहते हैं, आयतन निकालते हैं वो सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जितना आयतन होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर जो है जनरेट होगा। तो ये प्रेशर जो है क्या कहाँ का होगा, सिलेंडर का हो गया, ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रोक इन मीटर, यानी कि जो शाफ्ट है स्ट्रोक है वो, यानी कि इस सिलेंडर में ये कितना इस लंबा है स्ट्रोक, इसको हम लोग लेंथ, इसकी लंबाई हम लोग लेते हैं, ठीक है। लेंथ, ये लेंथ इसकी बता दें, सिलेंडर की लंबाई के साथ साथ इसकी भी लंबाई आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसके बाद से होता है एरिया, ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन इन सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो पिस्टन है इसका एरिया, सिलेंडर के एरिया की बात नहीं हो रही है, ये इस पिस्टन है, पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इस सिलेंडर में वो कितना एरिया कवर करते हुए अप डाउन होता है उसकी बात हो रही है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन इन सेंटीमीटर स्क्वायर। एन इक्वल टू होता है RPM, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि 1 मिनट में वो कितनी चक्कर लगा रहा है पर मिनट में, तो इसको हम लोग बोलते हैं एन के द्वारा डिनोट करते हैं RPM। के कांस्टेंट ऑफ इंजन कैटेगरी। अब के क्या होता है, वही हमने बताया था, के इक्वल टू 1 कब होता है, 2 स्ट्रोक इंजन के लिए होता है, और के इक्वल टू हाफ जो होता है 0.5 होता है वो किसका होता है, 4 स्ट्रोक इंजन के लिए होता है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया इंडिकेटेड हॉर्स पावर। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या होता है। इंडिकेटेड हॉर्स पावर होता है कि एक्चुअल जो पावर जनरेट होता है सिलेंडर में उसको हम लोग इंडिकेटेड हॉर्स पावर बोलते हैं। नाउ अब हम लोग देखते हैं ब्रेकिंग हॉर्स पावर। ब्रेकिंग हॉर्स पावर में क्या होता है कि ब्रेकिंग हॉर्स पावर में यह होता है कि व्हेन द पावर डेवलप्ड इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ डायनामोमीटर और सिमिलर ब्रेकिंग डिवाइस, इट इज़ कॉल्ड ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। सिंपल सी बात मैं बताता हूँ कि अगर जो पावर हम लोग बाहर से मेजर करते हैं, जो एक्चुअल पावर जनरेट हो रहा है कहाँ है, वहाँ सिलेंडर में हो रहा है, सिलेंडर में उंगली करने तो जाएंगे नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग बाहर जो भी हम लोग हॉर्स पावर मेजर करते हैं वो ब्रेकिंग हॉर्स पावर होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो भी डिवाइस यूज करते हैं मेज़र करने के लिए वो होता है क्या, वहाँ पे हम लोग डायनामोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग पावर डिनोट करते हैं कहाँ पे, शाफ्ट पे, जहाँ पे हम लोग लोड लगाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो एक्चुअल इंजन पावर जनरेट करता है वो जो पावर जो होता है, कहीं इंजन में बहुत सी जगह फ्रिक्शन होता है, बहुत सी जगह क्या कहते हैं आपस में जो है वो घर्षण रेजिस्टेंस होता है सिलेंडर का, ठीक है, सिलेंडर कह रहे पूरे इंजन का। तो वो फ्रिक्शन लॉस, वो रेजिस्टेंस जो है जो कि पावर को जनरेट करने में लगता है, वो एज अ लॉस कंसीडर किया जाता है। लेकिन हम लोग ब्रेकिंग हॉर्स पावर जो है कहाँ से बाहर से नाप रहे हैं, और ये जो ब्रेकिंग हॉर्स पावर है जब हम बाहर से मेजर करते हैं, यानी कि इंजन को हम बाहर से लोड लगा के मेजर करते हैं उसके शाफ्ट पे, तो हमारा ब्रेकिंग हॉर्स पावर मिलता है, जो कि इंक्लूडेड होता है किसमें, लॉस भी उसमें होता है और एक्चुअल पावर भी उसमें होता है, ठीक है। तो अब उसको हम लोग कैसे करें, दिस इज़ द पावर एक्चुअली डिलीवर्ड बाय द इंजन एंड इज़ देयर फॉर द कैपेसिटी ऑफ द इंजन, ठीक है। ये जो है एक्चुअल पावर होता है, ये पावर जो इंडिकेटेड हॉर्स पावर है वो तो सिलेंडर में जनरेट हुआ, लेकिन जो हमको बाहर मिलता है पावर वो होता है एक्चुअल पावर, जिसको हम लोग ब्रेकिंग हॉर्स पावर बोलते हैं, ठीक है। द पावर डेवलप्ड इन द कंबशन चैम्बर ऑफ द इंजन इज ग्रेटर देन द डिलीवर्ड पावर बिकॉज
ऑफ फ्रिक्शन एंड अदर मैकेनिकल लॉसेस। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो कंबशन चैम्बर में जो सिलेंडर था उसको हम लोग कंबशन चेयर बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो ऑयल होता है वो बर्न होता है। जब ऑयल वहाँ पे जलता है तो उसको हम लोग कंबशन चेयर बोलते हैं और उसकी वजह से पावर डेवलप होता है। तो वो मतलब क्या है, जनरेटेड पावर होता है सिलेंडर में, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, जो बाहर पावर मेजर करते हैं, जो एक्चुअल हम लोग को डिलीवर्ड होकर पावर मिल रहा है उसमें क्या क्या होता है। उस पहली बात तो जो एक्चुअल पावर जनरेट हो रहा है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, वो हमेशा ग्रेटर होता है किससे, ब्रेकिंग हॉर्स पावर से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल पावर जनरेट हो रहा है और जो पावर हम लोग को बाहर मिल रहा है वो कुछ पावर इंडिकेटेड हॉर्स पावर के कुछ पावर मैकेनिकल लॉस में और फ्रिक्शन लॉस में लॉस हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। और जो पावर मिलता है हम लोग को बाहर, इन दोनों लॉसेस के बाद ही मिलता है, जिसकी वजह से हमको जो ब्रेकिंग हॉर्स पावर है वो इंडिकेटेड हॉर्स पावर से कम मिलता है, ठीक है। और इसीलिए ब्रेकिंग हॉर्स पावर इंडिकेटेड हॉर्स पावर से हमेशा कम होता है। जब ब्रेकिंग हॉर्स पावर निकालते हैं वो हमेशा इंडिकेटेड हॉर्स पावर माइनस लॉसेस होता है। मेरे ख्याल से ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। तो फिर हम लोग उसके बाद से एफिशिएंसी भी देख लेते हैं। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है? द रेशियो ऑफ ब्रेकिंग हॉर्स पावर एंड इंडिकेटेड हॉर्स पावर इज कॉल्ड मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड नॉर्मली इट इज़ रिटन इन परसेंटेज। किसी भी इंजन का या किसी भी मशीन का जो एफिशिएंसी हम लोग निकालते हैं, हमेशा क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी इक्वल टू, हमने पहले बताया था, एफिशिएंसी को हम लोग डिनोट करते हैं जैसे, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, और परसेंटेज में निकालना है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ पे मैकेनिकल एफिशिएंसी हम लोग अगर निकालेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो एफिशिएंसी अगर आप लिखोगे तो आउटपुट पे क्या मिल रहा है, जो पावर डिलीवर्ड होकर मिल रहा है हमको क्या मिल रहा है, ब्रेकिंग हॉर्स पावर, और इनपुट में क्या है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, जो कि सिलेंडर में जनरेट हो रहा है। और इसी को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है मैकेनिकल एफिशिएंसी इन परसेंटेज, यानी कि यहाँ पे आप परसेंटेज लिख सकते हो, ठीक है। ये था आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब हम लोग देखते हैं एनर्जी। हमने वर्क देखा, पावर देखा, अब हम लोग देखेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या होता है कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी इज़ कॉल्ड एनर्जी, यानी कि किसी भी बॉडी के द्वारा वो क्षमता जो कि काम करने में लगते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एनर्जी। एनर्जी इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, इसीलिए सीधी सी बात है इसमें डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। एंड इट्स यूनिट इज़ जूल, और उसकी भी यूनिट जो है क्या होती है, वो जूल। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज़ कॉल्ड 1 जूल एनर्जी। बात समझ में आ गई? The unit joule is named after a British physicist, ठीक है। फिजिसिस्ट थे, एक फिजिशियन अलग होता है, फिजिसिस्ट अलग होता है। फिजिशियन मेडिकल प्रैक्टिशनर को बोलते हैं, और फिजिसिस्ट यानी फिजिक्स में जो प्रैक्टिस मतलब साइंटिस्ट होते हैं उसी को फिजिसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ये उनका नाम था, ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे और इनके नाम पे यूनिट का नाम दिया गया है जूल। ओके, एनर्जी डेवलप्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू वर्क डन ऑन इट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। इट इज़ 2 टाइप, ठीक है। एनर्जी जो डेवलप होता है बॉडी काम के द्वारा, जो भी एनर्जी मिलता है हमें, यानी कि जो भी हम एनर्जी लगाते हैं, क्षमता होती है बॉडी की, ठीक है, किसी उस पर, तो उसको हम लोग ये क्या करते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब ये मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं किसी भी बॉडी पे हम एनर्जी डेवलप करते हैं, तो ठीक है। इट इज़ 2 टाइप्स, यानी कि ये 2 टाइप के होते हैं, क्या, फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड काइनेटिक एनर्जी। सब लोगों ने इस एनर्जी का नाम तो ज़रूर सुना होगा, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, और हिंदी में काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ये नाम सबने सुना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। देखो, अगर गति के द्वारा हमें एनर्जी मिलता है किसी काम को करने में, यहाँ पे आप देखो, अगर इस डायग्राम में देखो पिक्चर में, तो आपके पास अगर मोशन है, गति है, तो आप जो है इस जो क्या कहते हैं स्लोप है, इस स्लोप के ऊपर आसानी से चढ़ सकते हो। ये किसके द्वारा हुआ,
काइनेटिक एनर्जी के लिए। जब आप एकदम पीक पॉइंट पे पहुंचते हैं और वहाँ पे रुक जाते हैं, वहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लगाते, एकदम रुक जाते हैं, तो वहाँ पे जो आप पहुँच गए तो आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है। ठीक, अब ये पोटेंशियल एनर्जी अब ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और क्या कहते हैं अदर फैक्टर, आपके मास, आपकी जो बॉडी का द्रव्यमान है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन सब के बाद और साथ में इसके हाइट, जितनी ऊंचाई पे आप जाएंगे, जितना द्रव्यमान आपका होगा और जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, उस तीनों के बदौलत जो है आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे आके आप अगर खड़े भी रहेंगे और चुपचाप बस यहाँ से आप अपने ब्रेक को हटाएंगे तो अपने आप जो है एनर्जी रिलीज करते हुए आप क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे एनर्जी आपके अंदर जा रही है और ये एनर्जी यहाँ पे गई तो एनर्जी स्टोर हो गई, और जब यहाँ से आपने चला तो एनर्जी को रिलीज करते हुए आप नीचे चले आए। तो यहाँ लगेगा काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे पहुँचे तो आप पोटेंशियल एनर्जी में आ गए, और यहाँ आप जो है एनर्जी रिलीज करते हुए आए तो किस में आ गए, काइनेटिक एनर्जी में आ गए। ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है उसको हम लोग देख लें। एन ऑब्जेक्ट कैन स्टोर एनर्जी एज रिजल्ट इट्स पोजीशन। जब आपने पिछले डायग्राम में हमने देखा कि जब आप पीक पॉइंट पर पहुँचे वहाँ पे आपकी एनर्जी स्टोर हो गई, यानी कि आपकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा है कि एन ऑब्जेक्ट कैन स्टोर एनर्जी एज द रिजल्ट ऑफ इट्स पोजीशन। फॉर एग्जांपल द हैवी बॉल ऑफ डिमोलिशन। ठीक है, डिमोलिशन बॉल क्या होता है, वो बॉल जो क्रेन में बड़े बड़े लोहे के बॉल लटके होते हैं और वो घरों को तोड़ते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डिमोलिशन मशीन। ठीक है, उसमें ये जो बॉल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये, ठीक है, इसकी वजह से अगर किसी दीवार पे हिट करते हैं तो वो दीवार टूटती है। ठीक है, अब उसमें एनर्जी कहाँ से है, तो वही चीज़ समझा रहे हैं यहाँ पे। द हैवी बॉल ऑफ डिमोलिशन मशीन इज स्टोरिंग एनर्जी व्हेन इट इज़ हेल्ड एट एलिवेटेड पोजिशन। एलिवेटेड पोजिशन मतलब यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा एंगल बना के एलिवेटेड, यानी कि उसको इस डायरेक्शन में, अगर ये है परपेंडिकुलर तो इसको थोड़ा सा हम लोग एलिवेटेड पोजीशन में इस डायरेक्शन में रखते हैं। अब यहाँ से जब रिलीज करते हैं तो इस यहाँ पे इस पोजीशन के चेंज होने से, इस बॉल के पोजीशन के चेंज होने से इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है। अब इसको जब यहाँ से रिलीज़ करते हैं तो ये एनर्जी के साथ साथ इसमें अब क्या है, मास बहुत ज़्यादा है, उसके बाद से ग्रेविटेशनल फोर्स और इसके बाद से हाइट, तीनों चीज़ इसमें। और जब आते हैं तो ये एनर्जी चेंज होती है और रिलीज होते हुए क्या करती है, ये वॉल को हिट करती है, और जब वॉल को हिट करती है तो ये वॉल जो है वो टूट जाता है। ठीक है, वही चीज़। दिस स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजीशन इज रिफर टू एज पोटेंशियल एनर्जी। इसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और सिंपल दूसरा एग्जांपल इस डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर आपके पास क्या है, ये जो धनुष, हाँ, तीर धनुष होता है ना, वो एरो जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर आप एरो को बो के धागे से स्ट्रेच करके आप रुके रहते हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। जैसे ही आप अपना हाथ को छोड़ते हो, रिलीज़ करते हो, तो इसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और ये उसी स्पीड के साथ जो है, जो ये एरो है वो आगे की तरफ जाता है। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने 3 चीज़ बताया कि मास, ग्रेविटेशनल फोर्स और हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो जाता है mgh, जहाँ पे m जो है क्या है, मास है, यानी कि द्रव्यमान है बॉडी का। ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते ही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके द्वारा लगाया जाता है, अर्थ के द्वारा लगाया जाता है। और हाइट जो है आप जानते ही हो कि हाइट जितनी ऊंचाई जाती है वो हाइट का मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो होता है कि एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ मोशन, कोई ऑब्जेक्ट है उसके अंदर गति है, वेदर इट इज़ वर्टिकल और हॉरिजेंटल, चाहे वो वर्टिकल हो, ठीक है, या हॉरिजेंटल हो, ठीक है, तो उसमें अगर गति है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², ½
mv²। अब जहाँ m जो है वो द्रव्यमान है, ठीक है, और v जो है वेलोसिटी है और ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8। तो यहाँ पे भी अगर काइनेटिक एनर्जी आप निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आप लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के लिए आप लिख सकते हैं कि हाफ mv² बोला था और इसको g से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा mv² डिवाइड बाय 2g। ये आपका एक्चुअल निकलता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये आपका था अभी तक हम लोग ने देखा था एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों मैकेनिकल एनर्जी है। अब एनर्जी देखेंगे जो कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी देख लिया, मैकेनिकल एनर्जी को 2 भागों में बांट दिया, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखेंगे, वो क्या बोलता है? एनर्जी इन फिजिक्स द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। मैंने पहले बताया ये एनर्जी का मतलब फॉर्मूला एक्सप्लेन यहाँ पे हो रहा है फिर से, कि अगर किसी कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। इट में एग्जिस्ट इन पोटेंशियल, काइनेटिक, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूक्लियर एंड अदर वेरियस फॉर्म्स। यहाँ पे हम लोगों ने पोटेंशियल, काइनेटिक देख लिया। थर्मल एनर्जी उसको बोलते हैं जो कि हीट एनर्जी होता है, आपको पता ही है। हीट एनर्जी से भी हम लोग बहुत चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि अब जो सन है वो टोटल क्या है? हीट एनर्जी है। जो सन है टोटल क्या है? हीट एनर्जी है, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभी हम लोग पढ़ेंगे। केमिकल एनर्जी, जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो एनर्जी रिलीज होती है उसको केमिकल एनर्जी बोल रहे हैं। न्यूक्लियर पावर के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि न्यूक्लियर पावर से कितनी एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर पावर से हम लोग बिजली भी बनाते हैं, सब चीज़ें, ठीक है। एंड द अदर वेरियस फॉर्म्स हो सकते हैं। देयर आर मोर एवर हीट एंड वर्क, काइनेटिक एग्जाम्पल, एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी कि जो एनर्जी है वो जो है, चाहे आप हीट में है, केमिकल में है, इलेक्ट्रिकल में है, मैकेनिकल में है, किसी को है, वो हम जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फॉर्म मतलब रूप, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, हीट एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसके हम रूप को बदल सकते हैं। लेकिन एनर्जी कैन बी नाइदर created nor destroyed but only change from one form to another। अब यहाँ पे क्या है, देखिए, एनर्जी को ना हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, ना उसको नष्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसके फॉर्म, उसके रूप को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यानी कि हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसके रूप को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, हाँ, फिर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर टू इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर टू मैकेनिकल, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके फॉर्म को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये तो था एनर्जी के बारे में कुछ। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? द यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ वॉट। एनर्जी की जो भी यूनिट है तो वो वॉट होती है, विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। एक्चुअली क्या है, वोल्टेज एंड करंट जो है वो जब उनका प्रोडक्ट हम निकालते हैं, तो प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं तो हमारा निकलता है पावर, जो कि वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, तो इसी एनर्जी को हम लोग अगर T से डिवाइड इस पावर को हम लोग T से डिवाइड करते हैं तो हमारा निकल जाता है एनर्जी। सिर्फ यही डिफरेंस है पावर और एनर्जी में, ठीक है। तो P = होता है V/I, लेकिन जब T से डिवाइड करते हैं तो ये जो P होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो पावर का क्या फॉर्मूला था, यूनिट क्या होता है? वॉट। और जहाँ हम एनर्जी निकालते हैं तो T से डिवाइड करते हैं तो वॉट पर सेकेंड आपका निकल जाता है, ठीक है। ये होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, इट्स थियोरिटिकल यूनिट जूल विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ वॉट एनर्जी एंड टाइम इन सेकेंड, बट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ किलोवाट आवर विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ वॉट एनर्जी एंड टाइम इन आवर। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं तो किलोवाट आवर में लेते हैं, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में कितना वाट लिया गया है, कितने किलोवाट लिया गया है, इसीलिए हम लोग 1 किलोवाट पर आवर ऐसे करके नहीं करते, ठीक है। तो अब एनर्जी यूनिट में क्या होती है? अब पावर, वॉट इक्वल टू क्या, वॉट इक्वल टू, हमने पावर इक्वल टू क्या बताया था? वोल्टेज इनटू करंट,
एनर्जी जूल के क्या होता है कि पावर इंटू टाइम, सॉरी मैंने पिछले उसमें हमने टाइम से डिवाइड किया था, यहाँ पे एक्चुअली जो होता है टाइम से मल्टीप्लिकेशन होता है, तो पावर को हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या निकलता है एनर्जी। फिर 1 जूल इक्वल टू होता है 1 वाट इंटू सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड जो है 1 इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है 1 किलोवाट इंटू आवर, और 1000 वाट 1 आवर हम लोग लेके चलते हैं, तो यहाँ पे वही जो हमने बोला था 1 किलोवाट आवर 1 kVH जिसको हम लोग बोलते हैं 1 किलोवाट आवर, जिसमें 1000 वाट होते हैं। 1 घंटे के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, तो हमारा जो है मीटर, सबके घरों में बिजली का मीटर लगा होगा, तो जो उसकी 1 यूनिट जो उठती है, उसकी 1 यूनिट जो उठती है वो कब उठती है, जब हम 1 किलोवाट यानी कि 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट का पावर यूज करते हैं। कितने देर के लिए? 1 घंटे के लिए यूज करते हैं, तो हमारा जो है मीटर में कितना यूनिट उठता है? 1 यूनिट बिजली उठती है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, यहाँ पे एक चीज़ और देखोगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया है वाट इंटू सेकेंड, हमने दिया कि 1000 वाट, हाँ, और 1 घंटे के लिए काम करें, यहाँ पे आप आवर लिख सकते हैं। 1 घंटे के लिए काम, तो हमने बोला 1 यूनिट। ठीक है, सपोज अगर हम वाट को 2000 कर दें, तो सीधी सी बात है आपका आवर जो है कम हो जाएगा, यानी कि 0.5 हो जाएगा। तो अब जाके जो है आपकी यूनिट कितनी, यानी कि जैसे जैसे हमारा पावर यानी कि वाट बढ़ता जाएगा, तो उतनी ही जल्दी जल्दी हमारी यूनिट जो है वो बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि टाइम जो है आपका कम होता जा रहा है। तो कम समय में ज़्यादा वाट हमको यूज़ करेंगे तो यूनिट जल्दी जल्दी उठेगी, और वैसे ही कम वाट में हम ज़्यादा देर तक बिजली यूज़ कर सकते हैं, और यूनिट भी है हमारा उस हिसाब से उठता है। तो ये तो था आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये सब था। तो यहाँ आपको मैं ये चैप्टर में ख़त्म करूँगा, और यहाँ पे आपका इस चैप्टर जो है ये ख़त्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। इससे रिलेटेड आप जो है अपने बुक्स में कुछ एग्जांपल सॉल्व कीजिएगा। अगर कुछ क्वेरी या डाउट हो तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।